नमस्कार, जय हिंद। समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं विवेक मिश्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस दृष्टि 2023 की अपनी सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी की। और पर्यावरण पारिस्थितिकी आप जानते हैं हर एक परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और आप टेट सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये किताब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस किताब को मार्केट में आप ले सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर डिटेल्स ले करके आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। हम लोगों ने कल की अपनी क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ आपको छोड़ा था, जैसे कि हम लोगों ने कल के लास्ट पॉइंट में देखा था कि मिलेशिया पिन्नाटा या पोंगेमिया पिन्नाटा ये क्या होता है, एक वनस्पतियां हैं। और इसके बाद में हम लोगों ने ईंधन शेल के बारे में चर्चा किया था। और आज की अपनी इस क्लास में हम लोगों को स्टार्ट करना है प्रदूषण के बारे में, यानी कि पॉल्यूशन की बात करेंगे और प्रदूषक क्या होते हैं, इन दोनों की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि आखिर प्रदूषण किसको कहा जाता है। तो प्रदूषण की हम लोग बात करेंगे, इसकी सामान्य डेफिनेशन क्या होती है और प्रदूषण के अलग अलग पहलू क्या होते हैं, उन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे। अभिषेक प्रजापति हैं, आप सभी लोगों का गुड आफ्टरनून। सभी लोगों का समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे पर्यावरण में पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अगर इसको हम लोगों को डिफाइन करना हो, एक सामान्य से डेफिनेशन अगर बताना हो, तो इसकी डेफिनेशन आपको क्या मिल जाएगी? इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी पर्यावरण के अजैविक घटकों, जैसे कि वायु होता है, जल है, मृदा है, इन सभी के भौतिक, रासायनिक और जैविक अभिलक्षणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जिसमें जीवन और जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। एक सामान्य डेफिनेशन आप और बता सकते हैं, यानी कि जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में संतुलन अवस्था में पाया जाता है, अगर वही असंतुलित हो जाता है और वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। तो इसलिए आप एक सामान्य सी डेफिनेशन अगर आपको कहीं लिखने के लिए आता है रिटन एग्जाम में, तो आप अपनी एक आसान भाषा में, सामान्य शब्दों में, व्यवहारिक शब्दों में अगर आपको लिखना हो कि प्रदूषण क्या होता है, तो प्रदूषण का मतलब है कि जो कुछ भी पर्यावरण में हमारे संतुलित अवस्था में पाई जा रही है, अगर वही असंतुलित अवस्था में होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। खास करके इनमें जो हानिकारक चीजें होती हैं उनकी ही ज्यादा वृद्धि आपको दिखलाई पड़ती है। अब इसके बाद में देखिए जो अगला पॉइंट आपको है, यहां पर आपको देखिए तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए प्रदूषक क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स में आप देखेंगे तो इसको कहा जाता है प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। इसके सोर्स के आधार पर हम लोग इसको क्या करते हैं? दो टाइप में इसको डिवाइड करते हैं। रियल लाइफ स्टेटस, आपके पास ये 2021 की बुक है जिसमें कुछ पॉइंट नहीं दिया गया है। क्या न्यू बुक लेना होगा? बिल्कुल। देखिए, चूंकि जब हम लोग अपडेट करते हैं तो अपडेट का मतलब यही होता है कि कुछ नए पॉइंट आपको मिलते हैं। चूंकि हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, कुछ हमारे पास भी नए तरीके होते हैं, उसके आधार पर हम आपकी परीक्षाओं के जो बदलते हुए पैटर्न हैं उसके आधार पर हम लोग भी अपने आप को अपडेट करते हैं। जिसकी आवश्यकता होती है उसको ऐड ऑन करते हैं और जिसकी आवश्यकता नहीं होती है उसको हम लोग हटाते भी हैं। तो इसलिए जितने एडिशन आते हैं, नई एडिशन में आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। खास करके आपकी परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रख करके नए एडिशन बनाए जाते हैं। तो अगर आप नई वाली बुक लेकर के पढ़ेंगे तो आपको वो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ट्रेंड के अनुसार जो ट्रेंड एनालिसिस होती है आपके एग्जाम की, उसके आधार पर आपको यहाँ पर मैटर दिए जाते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वैसे प्रदूषक जो प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे प्लास्टिक होता है, डीटी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सभी क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक प्रदूषक कहलाते हैं, यानी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं।
एक बार फिर से देखिए, वैसे प्रदूषक जो प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में ही रह करके फैलाते हैं प्रदूषण, उनको हम लोग कहते हैं प्राथमिक। और जो प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी अंतःक्रिया से निर्मित होते हैं, जैसे खास करके ओजोन होता है, SO3 होता है, HNO3 होता है, H2O2 होता है, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो प्रदूषक के दो आपके टाइप मिल गए, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। अब इसके बाद में आप देखिए, तो यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, खास करके आपको किसके बारे में है, ये आपको बायोडीजल में परंपरागत ईंधनों में पाए जाने वाले पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। तो सल्फर और सुगंधित पदार्थ इसमें नहीं पाए जाते। इसके अलावा आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना की गई है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद दोस्त देखिए, यहां पर आपको प्रदूषकों का वर्गीकरण देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। और इसकी अगर बात करेंगे तो यहां पर आप देखिए, जैसे ज्वालामुखी से आता है, इसके अलावा जो मोबाइल होते हैं उससे, फैक्ट्रियों से आता है, तो अलग अलग इसके सोर्सेस आपको बतलाए जाते हैं। और इसके अलावा अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की, यानी कि प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसकी चर्चा अगर करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल कितने होते हैं। तो यहां पर आपको जो प्रदूषण दिए गए हैं, ये टोटल आपको मिल जाते हैं कितने, तो ये मिल जाते हैं आपको 5 प्रकार के प्रदूषण मिलते हैं। एक होता है रेडियो सक्रिय प्रदूषण, दूसरा होता है मृदा प्रदूषण, तीसरा आपको है एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। ये आपको अलग अलग प्रदूषण के प्रकार दिखलाई पड़ते हैं। तो कौन कौन से प्रदूषण होंगे, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखिए, तो ईंधन सेल, फ्यूल सेल के लाभ क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों को करना है। और इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन से पॉइंट आपके लिए जरूरी होंगे। मिस्टर चहर जी देखिए, क्लास साइंस की आज नहीं होगी, 1 या 2 दिन के बाद आई थिंक मंडे से क्लास चलेगी रेगुलर। अब इसके बाद देखिए, ईंधन सेल, इसमें क्या लाभ होते हैं, तो अत्यधिक कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है, अधिक दक्षता होती है इसकी, शोर रहित होता है। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए यहां पर जरूरी होंगे। और इसके बाद में आप देखिए, तो बायोमास के सोर्स कौन कौन से हैं। बायोमास के सोर्सेस की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा। एक देखिए, नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी। इसके बाद है सीवेज, जीव जंतुओं के अपशिष्ट मिलते हैं, वन और लकड़ियां मिलती हैं, कृषि और घरेलू अपशिष्ट मिलते हैं, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट है। तो ये सभी आपके क्या होते हैं, बायोमास के अलग अलग सोर्सेस होते हैं, ये पॉइंट आपको यहां पर देखना है। और इसके बाद में आप देखेंगे तो यहां पर इथेनॉल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। प्रसिद्ध एल्कोहल, अन्य नाम इसका एथिल एल्कोहल भी होता है। यूज इसका हरित ईंधन के रूप में, सोर्स इसका होता है शक्कर युक्त पदार्थ या स्टार्च युक्त पदार्थों से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। अन्य सोर्सेस की बात करेंगे तो पाइन है, करंज है, फर्न का किण्वन करके इस तरीके से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, इथेनॉल की प्राप्ति करते हैं। इसके बाद में देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हैं, जैसे डामर आप जानते हैं, डामर का विकल्प क्या होता है, बायो एस्फाल्ट होता है। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया गया था साल 2003 में। सिक्किम जो है वह भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना है साल 2016 में। इसके बाद निलंबित कणिकीय पदार्थ SPM पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को दुष्प्रभावित करते हैं। फर्नीचर, कालीन है, पेंट इत्यादि है, ये वाष्पशील कार्बनिक यौगिक उत्पन्न करते हैं। कम धुआं देने वाली लकड़ी का जो उदाहरण होता है वो होता है बबूल। तो यहां से भी आपको ये पॉइंट जरूरी होता है। और इसके बाद देखिए, औद्योगिक संयंत्रों से कम प्रदूषकों के निष्कासन में सहायक उपकरण होता है तो फिल्टर या स्क्रबर होता है। इसके बाद में फिल्टर या स्क्रबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। और इसके अलावा
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर ये आयनित कण से संबंधित प्रदूषण को कम करने का काम करते हैं। इसके अलावा स्क्रबर क्या होता है, तो ये आर्द्र संचयकर्ता और एरोसॉल्स को हटाते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, जैसे कि हम लोगों को बात करनी है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे की। तो यहाँ पर इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, जब हम लोग बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति आप देख सकते हैं जब सूर्य का प्रकाश वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड और कम से कम एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के साथ प्रतिक्रिया करता है, तब जाकर के प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे इसमें ओजोन होता है महत्वपूर्ण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, इसके अलावा वाहनों और कारखानों से ये उत्पन्न होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन और पराक्सीटिल नाइट्रेट होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। ये सभी इसके लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। दुष्परिणामों की बात करेंगे अगर, तो दृश्यता घटने से विटामिन डी के उत्पादन में कमी आती है, श्वसन तंत्र की समस्याएं जैसे अस्थमा, छाती में दर्द, आंखों में जलन, पादप जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। इसके साथ में आप देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है और कौन से हैं, जैसे फेफड़े में सूजन, धातुओं, इमारती पदार्थों, रबर और रंजित सहित आदि का संरक्षण करते हैं। और इसके अलावा रासायनिक रूप से यह ऑक्सीकारक धूम्र कोहरा है, क्योंकि इससे ऑक्सीकारक अभिकर्मों की सांद्रता ऊंची बनी रहती है। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए यहाँ पर जरूरी हैं, इसको आपने यहाँ पर देख लिया है। और इसके बाद में अब हम लोगों को बात करनी है अपने अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है एरोसॉल के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ज्योग्राफी में भी आपको ये मिल जाता है, साइंस में भी मिल जाता है। एरोसॉल क्या होता है, तो एक माइक्रोन से ये कितने तक 10 माइक्रोन के सूक्ष्म कण यानी कि ठोस या तरल हो सकते हैं। और इसके अलावा इसकी उत्पत्ति जो होती है वो ताप बिजली घरों, स्वचालित मोटर वाहनों, घरों में जीवाश्म ईंधनों, लकड़ी उपले आदि के दहन के परिणाम स्वरूप होता है। और इसके अगर हम लोग दुष्प्रभावों की बात करें तो इसके दुष्प्रभाव होते हैं, हानिकारक रेडिएशन को ग्रहण करता है, बादलों के जीवन चक्र को प्रभावित करता है, विकिरण के परावर्तन को बढ़ाकर एलबी में इसके वृद्धि करता है। और इसके अलावा क्या करता है, जिसके कारण ग्लोबल कूलिंग की संभावना बनती है। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए एरोसॉल से संबंधित हैं। इसके साथ में आप देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको मानव जनित सोर्सेस दिए गए हैं, जैसे गैस है, धूम्र है, कणकीय पदार्थ है, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, ये सभी इसके अलग अलग सोर्स होते हैं। अब आपको बताना है उत्प्रेरक कन्वर्टर के बारे में। तो अगर आपको कैटालिटिक कन्वर्टर की बात करें तो वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में इनका प्रयोग किया जाता है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदलता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन सकता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदलने का काम कौन करता है, उत्प्रेरक कन्वर्टर, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड के हानिकारक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए लेड यानी कि सीसा से संबंधित। शीशा की बात करेंगे तो वाहनों में पेट्रोल के दहन से उत्पन्न होता है वायु प्रदूषक, और इंजन के पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड का प्रयोग पराघात एजेंट के रूप में होता है। परिशोधनशाला में तकनीक उन्नयन के कारण जो होता है वो होता है। अब यहाँ पर लेड रहित अगर बात करते हैं तो दुष्प्रभावों की यहाँ पर बात करें तो बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, वयस्कों में हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों का जनक भी इसको माना जाता है। तो ये पॉइंट आपको लेड से संबंधित है यानी कि शीशा से। अक्सर आप देखते हैं पेट्रोल टंकियों पर आपको शीशा रहित पेट्रोल लिखा मिल जाता है, तो इसका मतलब आपको यही समझना है। अब इसके बाद में देखिए तो निलंबित कणकीय पदार्थ होते हैं, जैसे इसमें एसपीएम में ठोस और निम्न वाष्प दाब वाले द्रव कण होते हैं जिनका आकार 0.01 माइक्रोन से लेकर के 100 माइक्रोन तक होता है। और इसमें PM10 की अगर बात करेंगे तो छोटे आकार के कण होते हैं,
2.5 की बात करेंगे तो थोड़े से बड़े आकार के होते हैं। ये श्वास द्वारा फेफड़ों में चले जाते हैं, श्वसनशील, निलंबित और कणकीय पदार्थ भी कहलाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में आपको यहाँ पर रखना है कि माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है, जिसका प्रतीक ये म्यू होता है, जो आपको यहाँ पर लिखा गया है, ये जो बताया गया है ये म्यू होता है, और इसके अलावा यहाँ पर m। तो ये आपको जो फार्मूला दिया गया है वो 10⁻⁻6 आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर वायु प्रदूषण की परिभाषा अगर देखें तो वायु प्रदूषण की परिभाषा में आपको यहाँ पर देखना है कि मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थों के कारण अवांछनीय परिवर्तन हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं वायु प्रदूषण। अब इसके बाद में आप देखें तो इसके कुछ नेचुरल सोर्सेस होते हैं, प्राकृतिक सोर्स इसके क्या हैं, तो प्राकृतिक सोर्स की अगर बात करेंगे तो जंगल की आग होती है, ज्वालामुखी होता है, और इसके अलावा जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से उत्पन्न जो गैसें हैं, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, इसके अलावा आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखें पैन के बारे में, तो पैन के बारे में ये भी एक प्रदूषक होता है, इसका पूरा नाम परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। रासायनिक सूत्र आपको C2H3NO5 दिया गया है, ये आपको यहाँ पर जाना है। तो अब इसके बाद में आप देखिए तो अगला पॉइंट आपको, यह एक द्वितीयक प्रदूषक गौण होता है और यह प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा का घटक होता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में क्लोरोप्लास्ट को क्षति पहुंचाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता और पौधे के विकास में कमी लाता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली को क्या करता है, दुष्प्रभावित करता है, एंजाइम प्रणाली पर दुष्प्रभाव डालता है, मानव नेत्र में जलन उत्तेजना का भी ये कारण बनता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देख लिया है। अब इसके बाद में जो कि आपके हर एक परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है भोपाल गैस त्रासदी। तो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हम लोगों को बात करना है। भोपाल गैस त्रासदी की अगर बात करते हैं तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को ये तारीख आपको ध्यान में रखनी है, किस तारीख को ऐसा हुआ था। और इसके बाद में मिथाइल आइसोसाइनेट, ये आपको गैस भी कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहले तो आपको तारीख ध्यान में रखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ था, और मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग कीटनाशक दवाओं के उत्पादन में होता था। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जो हमारे साथी आप साइंस की क्लास की बात कर रहे हैं, तो साइंस की क्लास आज नहीं होगी, उसमें अगले जो मंडे से क्लास होगी उसमें कंटिन्यू किया जाएगा, और आपको अगर कोई भी परिवर्तन होगा तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, इसलिए आज फिलहाल क्लास नहीं रहेगी साइंस की। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर के लिए था 1984 को MIC गैस का रिसाव हुआ है। इसमें आपको पता है कि इसका जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, तो कीटनाशक दवाओं के उत्पादन में इसका उपयोग होता था। यह सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करने में सक्षम होता है। इसका उत्सर्जन जो होता है मुख्य तौर पर कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से होता है। और इसके बाद देखिए तो यहाँ पर आपको फ्लाई ऐश के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके PCS के एग्जाम के लिए, और यहां से आपको कई बार सवाल पूछे गए हैं। अब इसके बाद देखिए यहां पर फ्लाई ऐश के बारे में बात करना है, तो सबसे पहले फ्लाई ऐश क्या है ये हम लोग समझते हैं। तो फ्लाई ऐश जो होता है यह सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है, और इसका जो उत्सर्जन है मुख्य तौर पर कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से होता है। इसकी बात हम लोगों ने किया है। और इसके बाद में अब देखिए तो इसकी कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं, इसके साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, लौह ऑक्साइड है,
कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके साथ में मैग्नीशियम और अन्य विषैली धातु जैसे आर्सेनिक होता है, कोबाल्ट होता है, तांबा होता है, ये सभी इसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे तो अगले पॉइंट में आपको दिया गया है कि इससे लाभ क्या होता है। तो लाभ की बात करेंगे तो फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटें जो होती हैं वो वजन में हल्की और सीमेंट की अपेक्षा अधिक मजबूत होती हैं। इसके साथ भूमि भराव और खानों के भराव में इसका इस्तेमाल होता है। खेतों में छिड़काव करने से यह मृदा की जल ग्रहण क्षमता बढ़ाकर फसल की पैदावार को भी बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा देखेंगे तो इसकी हानि क्या है, तो हानि इससे होती है वायु गुणवत्ता में गिरावट, श्वसन संबंधी समस्या, पत्तियों और मिट्टी पर जमा होने से वनस्पतियों के विकास में बाधा भी उत्पन्न करता है। तो फ्लाई ऐश के बारे में आपको ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं। और आपने देखा होगा कि फ्लाई ऐश के बारे में कई बार सवाल आपसे पूछे गए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए तो कुछ आपको प्रमुख वायु प्रदूषक और उनके दुष्प्रभावों की चर्चा की गई है। इसमें आप देखिए तो एक तरफ आपको इस चार्ट में दिया गया है कौन कौन से प्रदूषक होते हैं और इसके क्या इफेक्ट होते हैं। कार्बन यौगिक की बात करेंगे CO और CO2 की, तो हरित गृह प्रभाव, श्वसन संबंधी समस्याएं, प्रभावित अंगों में इसके रक्त धमनियां होती हैं। अलग अलग टाइप के आपको यहां पर सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल आपको पूछा जा सकता है कार्बन यौगिकों के प्रदूषण से हमारे कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो रक्त धमनी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर सल्फर यौगिक की बात करेंगे तो अम्ल वर्षा होती है, श्वसन संबंधी समस्या होती है, पौधों में क्लोरोसिस होता है। ये सारी समस्याएं आपको मिल जाती हैं सल्फर यौगिक यानी कि SO2 और H2S से। अब इसके बाद में देखिए तो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे ये लिस्ट दिए गए हैं। जैसे इंपॉर्टेंट के तौर पर आप देखें तो CFC और ओजोन यहाँ पर है। तो CFC की बात करेंगे तो भूमंडलीय उष्णन के लिए जिम्मेदार होता है ओजोन क्षरण। और यहाँ पर आप देखेंगे ओजोन की बात करेंगे तो श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं, पर्ण समूह को नुकसान पहुंचाता है। ये सारी समस्याएं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा देखिए सीसा यानी कि लेड है, तो श्वसन संबंधी समस्याएं, प्रभावित अंगों की बात करेंगे तो यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क पर यह प्रभाव डालता है। और इसके अलावा रेशे, कपास या ऊन, फेफड़ों पर यह दुष्प्रभाव डालता है। एस्बेस्टस की बात करेंगे तो श्वसन संबंधी समस्याएं और कैंसर, प्रभावित अंगों की बात करेंगे तो फेफड़ा इसमें प्रभावित होता है। और इसके अलावा स्मोक की बात करेंगे तो आंखों में जलन, श्वसन संबंधी समस्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं। ये सारी लिस्ट आप देखिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और इसके बाद अब आपको कुछ महत्वपूर्ण नोट्स दिए गए हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1985 के अंतर्गत सल्फर के उत्सर्जन में कमी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए मथुरा की तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जित जो सल्फर डाइऑक्साइड है उससे उत्पन्न अम्ल वर्षा जो है वो ताजमहल के सौंदर्य को क्षति पहुंचा रही है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आप देखिए तो विभिन्न धूल कणों से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो आप अक्सर देखते हैं कि जो कपास की डस्ट होती है, कपास की जो डस्ट होती है इससे कौन सा रोग होता है, तो कपास की डस्ट से होने वाला जो रोग होता है वो होता है आपको यहाँ पर दिया गया है बिसनोसिस होता है। और इसके बाद में गन्ने की जो धूल होती है इससे क्या होता है, बेगासोसिस होता है। और इसके अलावा अगर हम लोग अनाज की धूल की बात करें तो इससे कृषक फुफ्फुस होता है। सिलिका से क्या होता है, सिलिकोसिस, कोयला कणों से एंथ्राकोसिस, तंबाकू की धूल से टोबैकोसिस और लौह कणों से सीडिरोसिस या फिर लौहमयता होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में हम लोगों को बात करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए जैसे जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से उत्सर्जित SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण नॉर्वे और स्वीडन में अधिक अम्ल वर्षा होती है। आपसे सवाल अगर ये पूछा जाए कि कहाँ पर ज्यादा अम्ल वर्षा होती है तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से उत्सर्जित SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण नॉर्वे और स्वीडन में ज्यादा वर्षा होती है।
अम्ल वर्षा को झील कातिल भी कहा जाता है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र की स्थापना, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर एक आपको ध्यान में रखना है कि ये संस्था और हेडक्वार्टर की बात की जा रही है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? इंग्लैंड के मैनचेस्टर में की गई है। और एशिया भूरे बादल में एरोसोल की मात्रा कहाँ पर होती है? तो तकरीबन 85% होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं सामान्य स्थितियों में वातावरण में जो प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है उसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है कौन? लाइकेन करता है। और यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों, जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जैव विघटित प्रदूषक उसको कहा जाता है। इसके अलावा सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक कौन से होते हैं? अब समझ लीजिए कि सिगरेट के धुएं में कौन कौन से प्रदूषक आपको मिलते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन साइनाइड मिलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन मिलता है। इतने सारे हार्मफुल गैसेस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ये सभी क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट्स के रूप में होते हैं। और कुछ लोग जो है वो इन्हीं पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और वो भी पैसा दे करके एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन होते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक तीव्रता से ग्रीन हाउस उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC होता है। और भूमंडलीय उष्णन यानी कि तापन के लिए सर्वाधिक प्रभावी अगर गैस है तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अक्सर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस की, तो ये आपको ध्यान में रखना है CFC को। और अगर वैश्विक तापमान की बात कर रहे हैं तो वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को। अब इसके बाद में देखिए, तो अगले पॉइंट में आपको एक दिया गया है, स्मॉग शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो जुलाई 1905 में सर हेनरी एंटोनी ने किया था स्मॉग शब्द का पहली बार इस्तेमाल। अब इसके बाद यहां पर देखिए, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करेंगे तो कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट ऑक्साइड होते हैं? तो इसके जो प्रमुख ऑक्साइड हैं ये रंगहीन होते हैं, गंधहीन हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड हैं, लाल और भूरे रंग की तीव्र गंध वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिले हैं, जैसे नाइट्रोजन पादपों के लिए मुख्य पोषक पदार्थ हैं, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वायुमंडल की नमी से प्रतिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो कि अम्ल वर्षा का एक घटक होता है। और यहाँ पर सोर्सेस की बात कर लें तो खनिज तेलों और कोयले को जलाने से, सुपरसोनिक जेट विमानों से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। और इसके अगर हम लोग दुष्प्रभाव की बात करें तो दुष्प्रभाव में शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का अधिक सांद्रण कई रोगों का कारण होता है, जैसे कि मसूड़ों में सूजन, रक्तस्राव होना, निमोनिया होना, फेफड़ों का कैंसर होना। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि जो सुपरसोनिक जेट विमान से उत्सर्जित समताप मंडल में ओजोन की परत पतली करती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में आपके लिए अगला पॉइंट जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि भारत की पहली खनिजों की कोर लाइब्रेरी ये कहां पर स्थापित की गई है? तो ये सवाल अगर आपको आएगा तो आंसर आपको लगाना है अकवाली गांव, झुंझुनू, राजस्थान में। पॉइंट क्या है कि भारत की पहली खनिजों की कोर लाइब्रेरी ये कहां पर स्थापित की गई है? तो अकवाली गांव है, जिला है झुंझुनू, राजस्थान में। ओडम द्वारा प्रदूषकों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, कौन कौन? जैव अपघटनीय और अनअपघटनीय। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो ये होता है आपका परिवहन से। तकरीबन इसका जो रेशियो होता है 76% के आसपास में होता है। अब इसके बाद में देखिए अगला पॉइंट आपको देखिए, तो अगले पॉइंट में आपको दिया गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन का जो परसेंटेज होता है ये होता है 0.03% और 0.93%। यहां पर देखिए तो धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं
से उत्सर्जित होने वाला जो प्रदूषक होता है वो होता है आपका मीथेन यानी कि CH4 होता है। कभी कभी सीधा आपसे यही पूछा जाता है कि धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर आपका होता है मीथेन गैस। कभी कभी छोटे एग्जाम में आपको मीथेन गैस का सूत्र पूछा जाता है, तो आंसर आपको यहां पर ध्यान देना है CH4 होता है। अब इसके बाद में देखिए एक पॉइंट आपको दिया गया है फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन। अब यहां पर आप देखिए तो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित SO2 को पृथक करने की तकनीक फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन कहलाता है। और संयंत्रों में SO2 को पृथक करके दो विधियां होती हैं, एक होती है ड्राई स्क्रबर विधि और दूसरा होता है आर्द्र स्क्रबर विधि। तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में देखिए तो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी प्रदूषक आपको मिल रहे हैं उन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ने की आवश्यकता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड में आपको ध्यान रखिए कि SO2 जो है यह एक वायु प्रदूषक है, इसको क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट कर लीजिए, SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। ताप शक्ति गृह, कोयला के द्वारा खनिज तेल शोधनशालाओं और स्वचालित वाहनों में दुष्प्रभाव इसका क्या होता है, तो कई सारे होते हैं। आंखों में जलन, दमा यानी कि अस्थमा होना, खांसी, फेफड़े के रोग, ये सारे इससे क्या होती हैं, समस्याएं होती हैं। अब इसके बाद में देखिए तो अगले पॉइंट में आपको मिल गया है, अगले पॉइंट में आपको घरेलू वायु प्रदूषक। अब घरेलू वायु प्रदूषकों में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप देखिए तो घरेलू गतिविधियों के जरिए होने वाला वायु प्रदूषण, इसे सिक बिल्डिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। अब यहां पर जो रिस्पॉन्सिबल इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स हैं इसमें देखिए तो वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ है, इसके अलावा रेडॉन होता है, तंबाकू होता है और फॉर्मल्डिहाइड होता है। ये सारे क्या होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट के रूप में काम करते हैं। और इसके अलावा देखिए तो वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं इसमें कौन कौन से हैं, जरा इसको ध्यान से समझिए। और ये है जैसे परफ्यूम आप लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, फर्नीचर की पॉलिश होती है, एयर फ्रेशर होते हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, दुष्प्रभाव, तो आंखों में जलन है, त्वचा में जलन है, मिचली आना होता है, सर दर्द होता है, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल। और इसके बाद देखिए रेडान की बात करते हैं तो रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस होती है, अक्रिय गैस होती है। सोर्स इसका है पुरानी इमारतों की नींव और दरारें। और यहाँ पर ध्यान रखिए प्राकृतिक रूप से मृदा से इसका उत्सर्जन होता है रेडॉन गैस का, और रेडियम से भी इसका उत्सर्जन होता है। और दुष्प्रभाव क्या होता है, शहरों में वातायन यानी कि वेंटिलेशन की कमी के कारण घरों में अधिक मात्रा में एकत्र होकर फेफड़ों के कैंसर को जन्म देता है। इसके अलावा अगर टोबैको की बात करते हैं तो धूम्रपान, इसमें कैंसर कारक बेंजोपायरिन, बेंजोएंथ्रासिन शामिल होते हैं। और इसका जो दुष्प्रभाव होता है, इसका धुआं अत्यंत हानिकारक और कैंसर कारक रसायन का सोर्स है, जिससे आंख, नाक, गले में जलन और ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और कैंसर जैसे खतरनाक रोग जन्म लेते हैं। इसके बाद देखिए एक है आपको फॉर्मल्डिहाइड। अब इसका सोर्स क्या होता है, तो बिल्डिंग मटेरियल, कागज छपाई इंडस्ट्री जो है, इसके बाद ताप प्रतिरोधक फोम और कारपेट इत्यादि क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। दुष्प्रभाव इसका है आंख और नाक में जलन और एलर्जी होना। तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये आपके लिए जरूरी हो गए। और ये हम लोगों ने जो बात किया है ये सभी कैसे हैं, घरेलू वायु प्रदूषक के रूप में हैं। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पर आपको कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले हैं, जैसे मीथेन की चर्चा हम लोगों ने कई बार किया है। और इसके बाद जलीय मीथेन को मीथेन हाइड्रेट कलेक्ट्रेट भी कहते हैं। समताप मंडल में मीथेन का सांद्रण अधिक होने से जलवाष्प में वृद्धि होती है, जो हरित गृह प्रभाव को उत्पन्न करती है। सीसा की बात करते हैं तो वायुमंडल के ऑक्सीजन से मिलकर ये क्या बना लेता है, ध्यान रखिएगा, सीसा जो होता है वायुमंडल के ऑक्सीजन से मिलकर के लेड ऑक्साइड बनाता है। क्या बना लेता है, लेड ऑक्साइड बनाता है, जो सांस के जरिए तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम पर यह हानिकारक प्रभाव डालता है। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों और गुर्दों की, लीवर से संबंधित
अन्य जो भी अंग हैं इन सभी को नुकसान पहुंचाने में। सीसा खून में आसानी से अवशोषित होकर के संचयी सीसा विषाक्तता ये बनाता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे मस्तिष्क हानि और पेशियों में समस्याएं आती हैं, ये सभी इसके लिए एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद में देखिए, अविकसित और विकासशील देशों में सीसा विषाक्तता का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है आपका सीसा एसिड बैटरियों की अनौपचारिक और घटिया रिसाइकलिंग होना। इसके अलावा सीसा के अभाव में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए पेट्रोल में कुछ सुगंधित यौगिक मिलाए जाते हैं, जैसे बेंजीन होता है। इसके अलावा टाल्यून और जाइलिन होता है। इसके बाद देखिए, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है सुवासित यौगिकों के दहन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित होते हैं क्या, तो वो होते हैं बहुचक्रीय हाइड्रोकार्बन, निलंबित कणकीय पदार्थ। बेंजीन अत्यधिक कैंसर का कारण होता है। इससे क्या होता है, रक्त कैंसर होता है। कैडमियम के कण श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं और कैडमियम हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं और रक्तदाब को बढ़ाते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इसके बाद देखिए, विभिन्न कणकीय पदार्थों के प्रसार को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर छोटे आकार वाले कणकीय पदार्थों को वायुमंडल में फैलने से रोकने के लिए प्रयुक्त उपकरण जो होते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर कहते हैं। हाई एनर्जी स्क्रबर और फैब्रिक फिल्टर इत्यादि का इस्तेमाल करके इसको हम रोक सकते हैं। अगर 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा का व्यास से कम का व्यास है तो उसके लिए हम लोग बैग फिल्टर और इसको फैक्ट्रियों की चिमनियों में यूज करते हैं। और इसके अलावा अगर 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा के आकार का कणकीय पदार्थ है तो उसको फिल्टर करने और अलग करने के लिए आपको साइक्लोन सेपरेटर और साइक्लोन कलेक्टर व वेट स्क्रबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके लिए अलग अलग उपकरण दिए गए हैं। और इसके अलावा आप देखिए तो यहाँ पर आपको अम्ल वर्षा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके हम लोग सभी तरीकों पर नजर डालते हैं। देखिए, जो आपको अम्ल वर्षा दिया गया है आखिर ये होता क्या है, तो अम्ल वर्षा में अम्लों की बड़ी मात्रा या उपस्थिति होती है और ऐसी वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 4.2 और 4.4 के बीच में होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो अम्ल वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है, तो ध्यान में रखिएगा पीएच मान 4.2 से लेकर के 4.4 के बीच में। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है निर्माण इसका कैसे होता है, तो वायुमंडल की नमी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं जो संयुक्त रूप से अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। अब इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल यौगिक होते हैं इसमें सल्फर होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और इसमें फॉर्मिक अम्ल भी जिम्मेदार होता है। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड कई सारे हैं, N2O है, NO है, CH4 है, ये सारे। और इसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे तो जब वर्षा जल का पीएच मान 4 से कम हो जाता है तो वह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से काफी हानिकारक हो जाता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब दोस्त अगले पॉइंट की हम लोगों को बात करना है। अगले पॉइंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अम्लीकरण के बारे में बात करना है, एसिडिफिकेशन होता है। और एसिडिफिकेशन की बात करें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, जैसे अमोनिया है यानी कि NH3 है, इसके साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के यौगिक रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अम्लीय पदार्थों में बदलते हैं। अब इसमें अगर आप देखिए ये पूरा फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है, इसके माध्यम से आप सभी बातों को यहाँ अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर और ये पूरा प्रोसेस दिया गया है, वाष्पीकरण होता है, जल ऊपर जाता है और विभिन्न प्रकार के इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और HNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल ये सब मिल करके जब ये पानी दोबारा बरसता है तो वही क्या हो जाता है, अम्ल वर्षा। और इसका जो पीएच मान होता है वो 4 से कम होता है, आमतौर पर ये 4.2 से 4.4 के बीच में। अब यहाँ पर देखिए
तो आपको ध्यान रखना है कि अम्लीय वर्षा का भारतीय मृदा पर प्रभाव कम पड़ता है। वजह क्या होती है? क्योंकि यहाँ की अधिकांश मृदा क्षारीय होती है, एल्केलाइन होती है। भारत में अम्ल वर्षा की पहली रिपोर्ट जो थी वो 1974 में बंबई में मिली थी। नॉर्वे और स्वीडन में अधिक अम्ल वर्षा होती है और इसके अलावा कनाडा और स्कैंडिनेविया देश में भी अम्ल वर्षा को देखा जा सकता है। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर आपको दिया गया है, भारतीय पर्यावरण वैज्ञानिकों ने अम्ल वर्षा से गंभीर रूप से ग्रस्त इमारतों को स्टोन लेप्रोसी कहा, या और अति गंभीर रूप से जो ग्रस्त इमारतें हैं उसको स्टोन कैंसर कहा गया है। ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है। अम्लीय वर्षा शब्द की अगर बात करेंगे तो पहली बार रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने इसका इस्तेमाल किया था 1872 में, और 1852 में पहली बार अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग, लेकिन 1872 में प्रकाशित उनकी किताब में इसका उल्लेख भी पाया गया। तो ये पॉइंट आपके लिए यहां पर जरूरी है। अब देखिए यहां पर अम्ल वर्षा के कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं। तो वनस्पतियों का क्लोरोफिल क्षयित होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है। और इसके अलावा देखिए तो मृदा का नाइट्रेट स्तर कम हो जाता है। संगमरमर और अन्य इमारतें नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। अम्लीयता के बढ़ने के कारण कीड़े मकोड़े भी विषाक्त हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ संस्थान आपको दिए गए हैं और वो संस्थान कहाँ पर मौजूद हैं ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप देखिए तो भारतीय वन सर्वेक्षण FSI ये कहां पर है? देहरादून उत्तराखंड में। इसके अलावा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ये है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ, यहां पर आप देखिए तो अगला पॉइंट आपको है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग है, ये कोयंबटूर तमिलनाडु में है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है, नई दिल्ली में ही है। नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये 2-3 बार आपसे पूछा गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखिए अगले पॉइंट में तो प्रदूषकों के निवारण के आधार पर प्रदूषकों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो इसके भी 2 आधार हैं और 2 तरीके हैं, जैसे जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक और अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। अब यहाँ पर देखिए वैसे प्रदूषक जो जीवाणुओं की विघटन प्रक्रिया के द्वारा विघटित होकर सरलतर अन्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कागज होता है, उद्यम का यानी कि इंडस्ट्रीज के कचरे होते हैं, घरेलू जलमल होते हैं, इसके अलावा कृषि पर आधारित अपशिष्ट है। तो ये सभी आसानी से ये सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। इसके अलावा जो अजैव निम्नीकरण होते हैं, ऐसे प्रदूषक जो जीवाणुओं के द्वारा विखंडित या विघटित नहीं होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पीड़कनाशी भारी धातुएं, शीशा, पारा, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रेडियो सक्रिय तत्व, ये सभी इसमें जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा देखिए तो जल प्रदूषण की बात करें अगर, तो जल प्रदूषण में आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए तो उत्पत्ति के आधार पर जल प्रदूषकों का वर्गीकरण अगर करें तो बिंदु स्रोत और अबिंदु स्रोत से करते हैं, और इसका मतलब होता है जल के भौतिक और रासायनिक, इसके अलावा जैविक अभिलक्षणों में प्राकृतिक और मानव जनित क्रियाकलापों के द्वारा होने वाले जल की गुणवत्ता में कमी, जिससे यह मानव और अन्य जैविक समुदायों के लिए उपयोगी नहीं होता है। यानी कि आप कह सकते हैं इसको सामान्य भाषा में कि जल प्रदूषक वो होता है जो कि जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक तरीकों में अगर परिवर्तन आता है तो ये क्या कहलाता है? जल प्रदूषण, जो कि वनस्पतियों, जीव जंतुओं, इन सभी के लिए हानिकारक होता है। अब सोर्सेस की बात हम लोग अगर करें तो जल प्रदूषक किसी निश्चित स्थान से जल में मिलते हैं, जैसे ताप विद्युत संयंत्र में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, फैक्ट्री का जल इत्यादि, ये सारे हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो अबिंदु स्रोत होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब प्रदूषक किसी निश्चित स्थान से जल स्रोत में नहीं मिलते हैं, यानी कि उनके
पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उसमें मिलने का स्थान निश्चित नहीं होता है। एग्जाम्पल आप देखिए तो जल प्रदूषक खेतों, चारागाहों, निर्माण स्थलों, खुले में शौच इत्यादि से ये बाहर आकर के मिलते हैं। ये आपने देख लिया है। अब जल गुणवत्ता के लिए मापक होते हैं, ये आपको देखिए यहाँ पर BOD आपसे पीसीएस के एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है सभी के बारे में। तो घुलित ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होता है। DO की मात्रा जितनी कम होती है, जल उतना ही ज्यादा प्रदूषित होता है। यानी ऑक्सीजन में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा वहां पर बैलेंस अगर नहीं है, ज्यादा कम है, तो इसका मतलब है कि वह जल स्वच्छ नहीं है, यानी कि प्रदूषित है। क्योंकि जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन होती है, जीव जंतु जो जल में रहते हैं उनको ऑक्सीजन वहीं से प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिए, जलीय जीवों के श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होता है। और पानी की बूंद में 5.0 मिलीग्राम पर लीटर से कम ऑक्सीजन स्तर जलीय जीवन के लिए हानिकारक होता है। ये इसको आप स्टार लगा करके नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद जैवीय ऑक्सीजन की मांग, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। BOD उस ऑक्सीजन की माप होती है जो जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों को अलग अलग प्रकार के जैविक पदार्थों के विघटन के लिए चाहिए होता है, जैसे जलमल, मृत पादप पत्तियां, घास की पत्तियां और भोजन अपशिष्टों के विघटन के लिए। इसके बाद देखिए, अगर जल अधिक प्रदूषित होगा, जल अगर अधिक प्रदूषित होगा तो जैव रासायनिक अपघटन के लिए ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी, अर्थात BOD जो होगा वो उच्च होगा। जहां पर BOD ज्यादा होगा वहां पर DO यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, क्योंकि उस जलीय तंत्र में जीवित जलीय जीवों की संख्या भी कम हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखिए, रासायनिक ऑक्सीजन मांग होता है जिसको हम लोग केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, COD कहते हैं। और ये क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट अगर आप ध्यान रखें तो COD में क्या होता है कि COD उच्च, अगर COD ज्यादा होता है, यहाँ पर देख लीजिए COD जल में ऑक्सीजन की उस मात्रा को बताती है जो जलीय तंत्र में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होता है। अब अगर COD ज्यादा है तो जल ज्यादा प्रदूषित होगा, और अगर COD जल प्रदूषण के मापन के लिए बेहतर विकल्प होता है। और COD का मान जो होता है, ये ध्यान रखिए, COD का मान BOD से हमेशा अधिक होता है। इसके बाद अधिक सर्वाधिक संभाव्य संख्या यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर, जिसको हम लोग MPN कहते हैं, जब किसी जलीय तंत्र में जलमल जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है तो उसमें E. कोलाई जैसे जीवाणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। जलीय तंत्र में इन्हीं E. कोलाई जीवाणुओं को पहचान और माप के लिए MPN का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको जलीय तंत्र में E. कोलाई को ध्यान रखिएगा। और प्रदूषित जल में MPN के उच्च स्तर मान पाए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए कि इस प्रकार प्रदूषित जल का BOD, COD और MPN उच्च होगा, जबकि डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होगा वो कम होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको दिए गए हैं संपूर्ण घुले ठोस यानी कि TDS जो होता है, ये आप देखते हैं कि आपके घरों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। TDS का मतलब खनिजों, धातुओं, कार्बनिक पदार्थों और लवणों की मात्रा को संदर्भित करता है जो एक निश्चित पानी की मात्रा में घुल जाते हैं। मिलीग्राम पर लीटर में इसको व्यक्त करते हैं। जल की गुणवत्ता को गिराने वाले कुछ घुले पदार्थ होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड्स और अन्य लवण और भारी धातुएं होती हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अपनी आज की इस क्लास में कंप्लीट किया है। इसके बाद देखिए, तो हम लोगों को बात करना है जल प्रदूषण के अलग अलग इसके प्रभाव क्या होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग अपनी अब कल की क्लास में करेंगे, अर्थात हम लोग अब मंडे को आपसे फिर से मिलेंगे। तो इसके आगे की चर्चा हम लोग मंडे को जारी रखेंगे। जल प्रदूषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और इसके अब इफेक्ट क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों को मंडे वाली क्लास में करनी है। तो आप सभी को बहुत शुक्रिया, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दिया करिए ताकि लोग संस्थान के जो ऑफिशियल चैनल हैं उससे जुड़ सके। हम लोग मंडे को मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।